प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज कक्षा 12 राजनीति विज्ञान में प्रकरण है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में पिछले 2 वीडियो में हमने उनके पद के संबंध में जितनी भी प्रकार की बातें थी उनका उल्लेख किया। आज हमें राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करना है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं वो 2 भागों में बटी हुई है। राष्ट्रपति की शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। सामान्यतः राष्ट्रपति की शक्तियाँ मैंने आपको कहा संविधान में अलग अलग स्थानों पर बिखरी हुई हैं, एक स्थान पर एकत्रित नहीं है किसी भाग में। अब मैं कह दूं कि हम भाग 5 पढ़ रहे हैं तो भाग 5 में जो लिखा है वो तो है ही, उसके अतिरिक्त जहां भी राष्ट्रपति के संबंध में कुछ शक्तियां उन्हें प्रदान की गई है उन सभी अनुच्छेदों का हम यहाँ अध्ययन कर लेंगे। पहले प्रकार को जो हम कहते हैं कि सामान्य काल में जो राष्ट्रपति को शक्तियाँ प्राप्त है, और दूसरा प्रकार है जो आपातकालीन शक्तियाँ कहलाता है। भी आपातकाल में राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त है। सामान्यकालीन शक्तियों को फिर अध्ययन की दृष्टि से सुविधाजनक बनाने के लिए अलग अलग भागों में हम बांटते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ पढ़ते हैं। नंबर 2 पर हम इनकी व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ पढ़ते हैं। फिर हम कहते हैं कि राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ। फिर हम कहते हैं कि अगर कुछ वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त है तो वित्तीय शक्तियाँ। इस प्रकार से हम राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों को 4 भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। फिर आपातकालीन शक्तियों का आपको जानकारी है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ 3 भागों में बटी हुई है, जो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, इन 3 स्थानों पर इसकी शक्तियाँ बटी हुई है। 352 में लिखा है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और 356 में है संवैधानिक आपातकाल। भी राज्यों के अंदर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाए, संवैधानिक आपातकाल इसे कहते हैं। और फिर नंबर 3 पर वित्तीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 360 में वर्णित है। तो विद्यार्थियों, हमें आज राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों का वर्णन करना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बारंबार प्रश्न पूछा जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये जो प्रकरण है या टॉपिक है हमारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करते हैं, अगर मैं सामान्यतः इसमें आपको बताऊं तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में हमने पढ़ा था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वो सलाह के अनुसार करता है, और सलाह होती है प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की। और कुछ मामलों में उसे स्वविवेक की शक्ति का भी अधिकार है कि अगर लोकसभा में किसी एक दल का पूर्ण बहुमत नहीं है या बहुमत दल की सरकार नहीं है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेक की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियों में राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या है। अब कार्यपालिका संबंधी शक्ति के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 53 क्या कहता है। अनुच्छेद 53 की संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। और सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है और सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और राष्ट्रपति संघ के संवैधानिक मुखिया हैं। संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति हैं। हालांकि संसदीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रमुख होते हैं। अब कार्यपालिका शक्ति 2 प्रकार की है, नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति और वास्तविक कार्यपालिका शक्ति। देखिए विद्यार्थियों, नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति का तात्पर्य है कि संविधान में हालांकि सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाने लिखे गए हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति सभी मामलों में संसदीय परंपरा के अनुसार प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह अनुसार ही कार्य करते हैं। और आर्टिकल 74 जो है इन्हें नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति बना देता है। क्यों? क्योंकि 74 में लिखा हुआ है कि सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य है। उसके बाद वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो प्रयोग होता है वो प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद
प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा की जाती है, इसलिए वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इस प्रकार से 53 में जो लिखा है कि शक्ति जो है कार्यपालिका, देखिए कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति। अब मैंने आपको बताया था कि 53(2) में ये लिखा है कि राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होगा, और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा? तीनों सेनाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। सर्वोच्च, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर और तीनों सेनाओं के सेना प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति की कूटनीतिक शक्ति होती है, जो एक प्रकार से कार्यपालिका के ही अंग मान लिया जाता है। अगर हम कहें कि अनुच्छेद 51 जो है, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति, और मैंने आपको बताया था, हमने डीपीएसपी पढ़ा था, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौते का प्रयास करना, शांति एवं समझौते का प्रयास करना। तो इसी अनुच्छेद को पूर्ण करने के लिए जो विदेश नीति होती है भारत सरकार की, उसी के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा विदेशों में राजदूत एवं उच्चायुक्तों की नियुक्ति होती है। राजदूत या उच्चायुक्त, राजदूत या उच्चायुक्तों की नियुक्ति होती है। अब राजदूत जो होते हैं एम्बेसडर कहलाते हैं, उच्चायुक्त को कमिश्नर कहते हैं। जो कभी ब्रिटेन के गुलाम देश रहे, या यूँ कह लीजिए जो वर्तमान में राष्ट्रमंडल देश हैं, तो उन देशों में जो नियुक्ति होती है उनका नाम उच्चायुक्त होता है, और अन्यत्र देश जो राष्ट्रमंडल से अलग देश हैं वहाँ जो नियुक्ति होती है उन्हें राजदूत कहा जाता है। दोनों का ही कार्य समान है, भारत संघ के हितों या कूटनीतिक हितों की रक्षा करना। तो कूटनीतिक जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, और राष्ट्रपति की इस कार्य को राजदूत और उच्चायुक्तों के माध्यम से हल किया जाता है। इसके उपरांत कार्यपालिका शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो कार्यपालिका संबंधी विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां, सबसे महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो है वो यहाँ राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति है। सबसे महत्वपूर्ण पद नियुक्तियों में प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति। देखिए, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, बहुमत दल के नेता को, लोकसभा में जिस दल का बहुमत है उस बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद 75(1) के अनुसार होती है। अनुच्छेद, ये हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ेंगे। अनुच्छेद 75(1) में प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में लिखा गया है। फिर हम कहें कि जो नियुक्तियां हैं, यहाँ मैं आपको एक सरल सी बात बता दूं, जो नियुक्तियां हैं प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति, यहाँ एक खास बात ये ध्यान रखनी है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। प्रसाद पर्यंत का यहाँ तात्पर्य है जब तक इन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो तब तक यह पद पर बने रहते हैं। और कुछ अलग, इसके अलावा कुछ अनेक पद और भी हैं जहां प्रसाद पर्यंत शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जैसे प्रधानमंत्री मंत्री परिषद है, और इसके अलावा महान्यायवादी का पद है, महान्यायवादी का पद है अनुच्छेद 76 में। इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और ये भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। इसके साथ में एक और पद है राज्यपाल। राज्यों के अंदर जो राज्यपालों की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति करते हैं वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, हम ये कहें कि इतने वर्ष ये पद पर बने रहेंगे, ऐसा कोई, जैसे अब हम कहते हैं सामान्यतः राज्यपाल जो हैं 5 वर्ष तक पद पर रहते हैं सामान्यतः। अगर राष्ट्रपति चाहें तो इन्हें 5 वर्ष से पहले बिना किसी कारण के भी वापस बुला सकते हैं, पद से हटा सकते हैं। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि इन्हें किन कारणों से हटाया जाएगा, तो इसीलिए महान्यायवादी का पद भी ऐसा ही है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री मंत्री परिषद, मान लीजिए प्रधानमंत्री ने लोकसभा में बहुमत खो दिया तो प्रधानमंत्री को त्याग पत्र देने के लिए राष्ट्रपति कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद है, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद का पद, महान्यायवादी का पद, राज्यपाल का पद। महान्यायवादी भारत सरकार का विधि परामर्शदाता होता है,
कानूनन सलाह देना या सरकार की ओर से पैरवी करना न्यायालयों में, ये महान्यायवादी का काम होता है। इसके उपरांत हम बात करते हैं और पद जिनकी नियुक्तियां की जाती हैं। अब हम यहाँ लेते हैं, जैसे आपको सामान्यतः ध्यान है कि अनुच्छेद 148 में सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुच्छेद 148 के तहत कैग की नियुक्ति करना ये राष्ट्रपति की द्वारा की जाती है। संविधान में कुछ ऐसे पद हैं जहां ये लिखा है कि राष्ट्रपति जो है इन नियुक्तियों में वारंट जारी करते हैं। वारंट जारी करने का मतलब है हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर एवं मुद्रा मोहर सहित जो अधिपत्र जारी होता है उसे वारंट कहा जाता है। और वारंट द्वारा नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत कैग जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं उनकी की जाती है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी वारंट द्वारा की जाती है। इसके अलावा जब हम एससी और एसटी जो आयोग हैं उनमें अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जब बात करते हैं, अनुच्छेद 338 के तहत एससी की और अनुच्छेद 338 के तहत एसटी की जब हम यहाँ नियुक्ति की बात करते हैं तो इन नियुक्तियों में भी वारंट जारी होता है। देखिए इसके अतिरिक्त इन दो ये देखिए मैंने बताया आपको कैग का पद, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज न्यायाधीश जो होते हैं, एससी एसटी के अध्यक्ष व सदस्यों की, और उसके अलावा जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है वो भी वारंट द्वारा ही होती है। मतलब इसमें एक संवैधानिक शब्दावली है, टर्म है ये। तो यहाँ जो शब्द लिखा है उस पर आधारित अगर प्रश्न बने तो हमें ध्यान रखना है कि वारंट जारी कर, अधिपत्र जारी कर जो नियुक्तियां हैं उनमें कैग, न्यायाधीश और एससी एसटी के अध्यक्ष व सदस्य, और उसके बाद में राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति वारंट द्वारा ही की जाती है। अब हम बात करें इसके अतिरिक्त जो नियुक्तियां हैं उनमें कौन कौन सी नियुक्तियां हैं। देखिए अब यहां पर हम कहते हैं कि भी ओबीसी आयोग, अब यहां अनुच्छेद 340 में संविधान में यह लिखा था कि राष्ट्रपति अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए एक आयोग का गठन कर सकते हैं, आयोग का गठन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 आयोगों की नियुक्तियां यहां हुई है। एक पहला आयोग जो बना था नेहरू जी के समय, काका कालेलकर, जो ओबीसी के लिए आयोग गठित किया गया, इसके प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान है मंडल आयोग या बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग जिसकी सिफारिशों पर 27% आरक्षण दिया गया था, आपको भलीभांति परिचित है। अच्छा, इसके उपरांत इसमें तो ये था कि ये जो आयोग हैं ये अस्थायी प्रकृति के हैं, लेकिन जब इस अनुच्छेद में ये कहा गया कि राष्ट्रपति आयोगों का गठन कर सकते हैं तो वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा, वर्तमान के अंदर मोदी सरकार ने क्या किया, 102वां संवैधानिक संशोधन 2019 के द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग बना दिया और इसका उल्लेख स्थायी रूप से 338 ख में कर दिया, 338 ख में कर दिया। अब आपको अभी मैंने बताया था 338 क में क्या है, क में एसटी आयोग है, और अनुच्छेद 338 में क्या है, इसमें एससी आयोग है। तो एससी आयोग एससी वर्ग के हितों के लिए, एसटी आयोग एसटी वर्ग के हितों के लिए, ओबीसी आयोग ओबीसी वर्ग के हितों के लिए गठित किया जा चुका है। इस प्रकार से विभिन्न, अब जैसे यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, जब हम आर्टिकल 316 की बात करते हैं तो यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 324 हम पढ़ते हैं, इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष या मान लीजिए जिसे हम आयुक्त कह रहे हैं, इनकी और अन्य 2 आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो संविधान के अंतर्गत नियुक्तियां की जा रही हैं वो कार्यपालिका संबंधी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्ति कहलाती है। अच्छा, इसके अतिरिक्त यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है एक आर्टिकल, मैं आपको भी बता रहा हूँ, आर्टिकल 263, अनुच्छेद 263 में राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है।
अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन लोकहित में करते हैं। लोकहित अगर निहित है तो राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का जो कार्य है वो कार्य है केंद्र व राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है वो निपटाना, या एक राज्य या दूसरे राज्य व राज्य के मध्य विवाद है तो विवादों को हल करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 263 का प्रयोग करते हुए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। आपको जानकर यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1990 में आर वेंकटरमन जब राष्ट्रपति थे 1990 में, तब पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने वाली बात है। आर वेंकटरमन, मैंने आपको ट्रिक बताई थी, रमाकृष्ण वेंकटरमन, और मैंने कहा था कि क्रम से आपको याद करना है। तो 1990 में पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो इस प्रकार से विभिन्न नियुक्तियां, संघ की कार्यपालिका शक्ति, अंतर्राज्यीय परिषद, कूटनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, ये सभी शक्तियां हम कार्यपालिका के दायरे में समेट लेते हैं। इसके बाद में दूसरी जो शक्तियां हैं सामान्य काल में वो है विधायी शक्तियां, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत है। विधायी शक्तियां, देखिए विद्यार्थियों, विधायी शक्तियों में मैंने आपको जब शुरुआत की थी तब मैंने बताया था अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करना, ये संविधान संघ 5 जो भाग है, संघ सरकार के लिए भाग 5 जो है, वहाँ पृथक से अध्याय में इस विधायी शक्ति को लिखा गया है। लेकिन इसके अतिरिक्त संविधान में अनेक विधायी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास निहित है और उसका उल्लेख किया गया है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें अनुच्छेद 79 से हम शुरू करते हैं। इसमें लिखा है कि संसद के अंग के रूप में राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। अब संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इस प्रकार से संसद का अंग होगा राष्ट्रपति, ये 79 में लिखा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, राष्ट्रपति संसद का अंग होने पर जो सबसे महत्वपूर्ण विधायी कार्य है वो है कानूनों का निर्माण करना। अब देखिए, कानूनों का निर्माण करना, और कानूनों के निर्माण में जो कार्य है संसद का, इसमें राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। क्योंकि राष्ट्रपति जब तक किसी विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक वह कानून नहीं बनता। और कुछ ऐसे विधेयक हैं जिन्हें राष्ट्रपति से पूर्वानुमति लेकर ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे मैं कहूं कि राष्ट्रपति की भूमिका के मामले में धन विधेयक, वित्त विधेयक और किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन, उसकी सीमाओं में परिवर्तन, और राज्य का गठन करना, नए राज्य की स्थापना करना, और साथ ही साथ कोई ऐसा विधेयक जो 2 राज्यों के बीच में व्यापार को प्रभावित करता हो, व्यापार की स्वतंत्रता को प्रभावित करता हो, ऐसे जो विधेयक हैं वो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही इन्हें सदन में प्रस्तुत किया जाता है। अब हम बात करें कानूनों के निर्माण की, तो देखिए कानूनों के निर्माण में जिन्हें हम सामान्यतः यहाँ साधारण विधेयक कह रहे हैं, ये जो कानून है वो साधारण विधेयक के द्वारा ही पारित होते हैं, आगे तक पहुँचते हैं। बाकी विधेयकों के 4 प्रकार हैं जिनकी विस्तृत व्याख्या संसद वाले टॉपिक में हम करेंगे। साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। हम यहाँ साधारण विधेयक की बात कर रहे हैं और इसके लिए अनुच्छेद 111 लिखा हुआ है। इस अनुच्छेद 111 में ये बताया गया है कि जब राज्यसभा और लोकसभा से विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुँचेगा, ये दोनों सदनों से पारित होकर जब राष्ट्रपति के पास आएगा हस्ताक्षर के लिए, तो राष्ट्रपति के पास यहाँ पर 3 विकल्प होंगे। राष्ट्रपति के यहाँ पर 3 विकल्प हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दें, और अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं तो वह विधेयक कानून बन जाएगा। हस्ताक्षर कर दिया, कानून बन गया। 3 स्टेप, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। या ये साधारण विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दें तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत ये कानून बन जाता है। फिर उसके बाद में दूसरा विकल्प यहाँ होता है कि पुनर्विचार के लिए लौटा दें। पुनर्विचार के लिए लौटाना, राष्ट्रपति कहें कि ये जो
विधेयक का प्रावधान है मुझे संविधान के विरुद्ध लग रहा है, आप इस पर पुनर्विचार करें। अगर सदन ने पुनर्विचार किया, चाहे वह संशोधन करे या संशोधन बिना ही वापस राष्ट्रपति को लौटाए, पुनर्विचार के उपरांत अगर विधेयक राष्ट्रपति के पास आया तो अब अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करने होते हैं। अनिवार्य हो जाएगा राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर करना। किस विकल्प में? पुनर्विचार के बाद आए हुए विधेयक पर हस्ताक्षर करने के मामले में। तीसरा विकल्प होता है, ये होता है लंबित रख लेना, या यूं कहें कि ना हस्ताक्षर करें और ना ही इनकार करें, ना ही मना करें। ना ही हस्ताक्षर कर रहे हैं, ना ही हस्ताक्षर से मना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति को हम, या यूं कह लीजिए कि मीडिया की भाषा में जो है वो पॉकेट वीटो कहा गया है। मीडिया की भाषा में पॉकेट वीटो कहा गया है। इस शब्द का संविधान में कहीं प्रयोग नहीं है। पॉकेट वीटो, जेबी निषेधाधिकार। वीटो जो है उसका मतलब होता है रोकना। वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब है रोकना। राष्ट्रपति ने विधेयक को रोक दिया, विधेयक को लंबित कर दिया। अब जो ये अंतिम विकल्प है, इसे हम कहते हैं विधेयक लंबित रख लेना। एक बार ऐसा हुआ है, आज तक के इतिहास में एक बार ऐसा हुआ है कि जब 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक आया था, 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक, उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। संशोधन विधेयक, ज्ञानी जेल सिंह उस समय राष्ट्रपति थे। उन्होंने इस विधेयक को अपने पास लंबित रख लिया था। ना ही उन्होंने हस्ताक्षर किया और ना ही हस्ताक्षर करने से उन्होंने इनकार किया। ये विधेयक पड़ा रहा। फिर जाकर 1989 में आर वेंकटरमन ने इस विधेयक को लौटाया था। सरकार बदल गई थी तो ये विधेयक जो है समाप्त हो गया। लौटा दिया था इसको 1989 में आर वेंकटरमन द्वारा। तो इस प्रकार से कानूनों के निर्माण में जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति की भूमिका या उनकी शक्ति क्या है, तो अनुच्छेद 111 हमें पढ़ना होता है। जब हम इसी चीज को अगर बात करें थोड़ा सा विस्तार से, आर्टिकल 201 में भी एक और राष्ट्रपति के पास शक्ति है। मान लीजिए राज्य का कोई विधेयक है, राज्य विधानमंडल ने पारित किया, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कर वो विधेयक कहाँ भेजा जाएगा? राज्यपाल के पास। और राज्यपाल अगर उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे, राष्ट्रपति हेतु आरक्षित, अब ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडल द्वारा पारित उस विधेयक पर राष्ट्रपति अपना निर्णय देंगे, जिसमें चाहे वह हस्ताक्षर करें, चाहे वह हस्ताक्षर से मना करें, चाहे वह पुनर्विचार के लिए लौटा दें, पुनर्विचार के बाद वापस आने पर दोबारा हस्ताक्षर करने से मना कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है पूर्ण निषेधाधिकार। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो है इन शक्तियों का प्रयोग विधेयकों के संदर्भ में करते हैं। इसके बाद में हम संसद के अंग के रूप में बात कर चुके हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, फिर हम विधेयकों को पारित करने के मामले में राष्ट्रपति की शक्ति की बात कर चुके हैं। अब एक महत्वपूर्ण जो शक्ति है वो आर्टिकल 85 में है। 85 में लिखा है संसद का सत्र, संसद का सत्र कह लीजिए, बैठक कह लीजिए, अधिवेशन कह लीजिए, संसद का जो सत्र है इस सत्र को आहूत करना। आहूत मतलब बुलाना। अब आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत में संसदीय परंपरा के अनुसार 3 सत्र आयोजित होते हैं, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और मानसून कालीन। वैसे संविधान में ये प्रावधान है कि 2 सत्र के मध्य 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 2 सत्र हैं, उनके बीच में 6 महीने से ज़्यादा गैप ना हो। लेकिन भारत में 3 सत्र होते हैं तो 6 माह से ज़्यादा गैप कहीं भी नहीं होता। तो संसद का सत्र आहूत करना ये कौन करेगा? राष्ट्रपति। अच्छा, सत्र का सत्रावसान करना, सत्रावसान जैसे आप पढ़ सकते हैं सत्र का अवसान मतलब समाप्त करना, सत्र को समाप्त कर सकते हैं, बैठक समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में लोकसभा को उसकी निश्चित समयावधि से पहले ही भंग करना, लोकसभा को समय से पूर्व भंग करना। लोकसभा भंग करने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लेकिन वह ऐसा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करते हैं। लेकिन अगर मैंने बताया आपको लोकसभा में बहुमत दल की सरकार ना हो तो ऐसे प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते।
ये बात ध्यान रखनी है कि लोकसभा के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान मतलब सत्र की समाप्ति और लोकसभा को समय से पूर्व भंग करना, ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है जिसका उल्लेख 85 में है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द ध्यान रखना है, सत्र का स्थगन या सत्र को स्थगित करना। स्थगित का मतलब होता है कुछ समय के लिए जो है सत्र, जैसे 1 घंटे के लिए स्थगित होती है, 2 दिन के लिए स्थगित होती है। तो सत्र को स्थगित करना लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का काम है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में सत्र को स्थगित करते हैं कुछ समय के लिए, अल्पावधि के लिए, और राज्यसभा में सभापति द्वारा सत्र को स्थगित किया जाता है। या यूं कह लीजिए पीठासीन जो सत्र की अध्यक्षता कर रहा है वह सत्र को स्थगित कर सकता है। सत्र का सत्रावसान राष्ट्रपति करेंगे, सत्र का आहूत करना, बुलाना राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन इसे स्थगित करना कुछ समय या कुछ दिनों के लिए ये सदन के पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जाएगा। पीठासीन का मतलब है लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति। इसके बाद में हम बात करते हैं अनुच्छेद 86 की। आर्टिकल 86 में क्या शक्ति है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति? इसमें है कि भी राष्ट्रपति संसद को संदेश भेजने का उनको अधिकार है। संदेश भेजने का अधिकार है। यहां पर यह लिखा हुआ है कि अधिकार, संदेश भेजने का अधिकार है। तो यहां मान लीजिए कोई भी विधेयक लंबित है, सदन में कोई भी विधेयक लंबित है, राष्ट्रपति उसके लिए ये कह सकते हैं कि भी अमुक विधेयक को आप क्या किस प्रकार से कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है संदेश भेजा जा सकता है। संदेश किन कारणों से भेजा जा रहा है वो स्पष्ट करते हैं। और साथ ही इसमें ये लिखा हुआ है कि अभिभाषण देना, अभिभाषण भी राष्ट्रपति दे सकते हैं। ये किसी भी, चाहे एक सदन में हो चाहे दोनों सदनों में हो, राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण दिया जा सकता है। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है ध्यान रखने वाली कि राष्ट्रपति ने आर्टिकल 86 के अनुसार अभी तक किसी भी सदन में अभिभाषण नहीं दिया है। विशेष अभिभाषण, उसकी बात हम अभी करने वाले हैं। अभिभाषण और विशेष अभिभाषण में अंतर है। अभिभाषण का उल्लेख 86 में और विशेष अभिभाषण का उल्लेख अनुच्छेद 87 में किया गया है। इसमें लिखा है संसद को संदेश भेजने का अधिकार। तो किसी मामले में, किसी विधायी मामले में राष्ट्रपति संसद को संदेश भेज सकते हैं। ये कहाँ लिखा है? 86, आर्टिकल 86 में लिखा हुआ है। साथ ही अभिभाषण की भी शक्ति इन्हें दी गई है, लेकिन इस अभिभाषण की शक्ति का प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 87 की, जो मैं अभी आपको बता रहा था, और ये महत्वपूर्ण भी है, विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण जो है इसका अधिकार दिया गया है। अब विशेष अभिभाषण 2 परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। देखिए, विशेष अभिभाषण में वर्ष का प्रथम सत्र जो है उसे राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से विशेष अभिभाषण से संबोधित करते हैं, और ये अभिभाषण मंत्री परिषद द्वारा तैयार होता है। अब देखिए, वर्ष का प्रथम सत्र क्या होता है? भारत के अंदर आपको ध्यान है बजट सत्र होता है, और बजट सत्र वर्ष का प्रथम सत्र का मतलब फरवरी माह में इस सत्र का प्रारंभ हो जाता है। तो वर्ष का प्रथम सत्र हो गया बजट सत्र। उसके बाद में लोकसभा के आम चुनाव के उपरांत, लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं भी, हर 5 साल में होते हैं। तो लोकसभा के आम चुनाव के पश्चात राज्यसभा और लोकसभा दोनों का एक साथ समवेत सत्र जो होता है, समवेत सत्र मतलब एक साथ जो सत्र यहाँ बुलाया गया है। ध्यान रखना है, ये जॉइंट सिटिंग नहीं है। जो आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक लिखा हुआ है वो ये अलग है, उससे ये अलग है। समवेत सत्र जो है वो 5 साल में एक बार, जब लोकसभा चुनाव होंगे, इसको सामान्यतः परिचय सत्र भी कहते हैं। सामान्यतः इसे परिचय सत्र कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य चुनकर आए हैं उनका और राज्यसभा के सदस्यों का परिचय करवाना समवेत सत्र है। राष्ट्रपति इसमें विशेष अभिभाषण दे देते हैं, और उसके बाद में ये ध्यान रखना है ये 5 साल में एक बार होता है, और वर्ष का प्रथम सत्र बजट सत्र में राष्ट्रपति अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। तो 87 में विशेष अभिभाषण का उल्लेख किया गया है। इसके बाद में हम बताएं विधायी शक्ति राष्ट्रपति की अगली है आर्टिकल 99 में, अनुच्छेद 99। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको अनुच्छेदों को याद रखना होगा। संविधान क्या है? अनुच्छेद किस अनुच्छेद में क्या लिखा है ये याद करना, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और
संविधान का मतलब यही है कि संविधान की शब्दावली क्या है, संविधान में लिखा क्या है और किस अनुच्छेद में क्या लिखा है। आप धीरे धीरे जब बारंबार अभ्यास करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। 99 में लिखा है शपथ दिलाना, संसद सदस्यों को पद की शपथ दिलाना, पद की शपथ दिलाना। अब आपको ध्यान है शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में है। शपथ का प्रारूप संसद सदस्यों के लिए कहाँ है? अनुसूची 3 में। और उस अनुसूची 3 में वर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ दिलाना ये राष्ट्रपति का काम है। देखिए, जैसे ही मान लीजिए लोकसभा के चुनाव हुए, सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं और पहली बैठक है, पहली बैठक में राष्ट्रपति क्या करते हैं? राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अनुभवी या यूं कह लीजिए कि वयोवृद्ध नेता जो हैं, या यूं कह लीजिए कि जिन्हें लोकसभा का पूर्व अनुभव है, पहले भी वो चुनाव जीत कर आ चुके हैं और वो जानते हैं लोकसभा की कार्यवाही को, तो लोकसभा के अनुभवी या वयोवृद्ध जो नेता हैं उन्हें शपथ दिलाते हैं। उन्हें लोकसभा सदस्य, ध्यान रखना, उन्हें लोकसभा सदस्य पद की शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति स्वयं, और फिर उन्हें प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त कर देते हैं। उन्हें कहते हैं कि अब आप प्रोटेम स्पीकर हैं, अब आपके 2 कार्य होंगे। प्रोटेम स्पीकर के रूप में ये 2 कार्य करते हैं, शेष अन्य सदस्यों को शपथ दिलवाते हैं। शेष अन्य सदस्यों को शपथ दिलाने का काम किसका है? प्रोटेम स्पीकर का। ये राष्ट्रपति के बिहाफ पर शपथ दिला रहे हैं। संविधान ये कहता है आर्टिकल 99 में कि संसद सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाएगा। तो राष्ट्रपति द्वारा यहाँ नियुक्त जो व्यक्ति है वो प्रोटेम स्पीकर है। प्रोटेम स्पीकर अन्य सदस्यों को शपथ दिलवाएंगे। मान लीजिए प्रथम बैठक में कोई सदस्य उपस्थित नहीं है, तो उससे बाद में जब भी वो उपस्थित होगा सबसे पहले उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलवा देंगे, फिर लोकसभा अध्यक्ष का चयन होगा। लोकसभा अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया जो है वो प्रोटेम स्पीकर द्वारा पूरी करवाई जाएगी। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष चयनित हो जाते हैं सदन में से ही एक व्यक्ति, और लोकसभा अध्यक्ष के चयन के उपरांत प्रोटेम स्पीकर का कार्य समाप्त हो गया। प्रोटेम स्पीकर पुनः एक सामान्य लोकसभा सदस्य के रूप में अपने पद पर चले जाते हैं और अब पीठासीन के रूप में कार्य करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। और फिर लोकसभा अध्यक्ष सबसे पहले लोकसभा उपाध्यक्ष का चयन करवाते हैं। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति का ये कार्य है कि संसद सदस्यों को, अब यहाँ संसद में लोकसभा है, अब मान लीजिए राज्यसभा है, तो राज्यसभा में राष्ट्रपति की ओर से उपराष्ट्रपति शपथ दिलवा देंगे। तो इस प्रकार से प्रत्येक संसद का सदस्य अनुसूची 3 में वर्णित प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है और शपथ दिलाने का कार्य, विधायी कार्य जो है वो राष्ट्रपति का होता है। अब देखिए, एक राष्ट्रपति की शक्ति होती है विधायी शक्ति, मनोनयन करने की शक्ति, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन करने की शक्ति। अब आपको भली भांति आप परिचित हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में मनोनयन होता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन करते थे। अब यह अतीत की बात हो चुकी है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक संशोधन किया गया है, 104वां संवैधानिक संशोधन 2020, 104वां संवैधानिक संशोधन 2020, ये लेटेस्ट संवैधानिक संशोधन है। अब तक 104 संवैधानिक संशोधन हो गए हैं। इसके द्वारा अनुच्छेद 334 में अमेंडमेंट हुआ है, 334 में संशोधन किया गया है। देखिए, इसमें प्रावधान था SC, ST एवं एंग्लो इंडियन जो हैं उनका जो रिजर्वेशन है, एक प्रकार से आरक्षण है, चाहे वो एंग्लो इंडियन का मनोनयन के रूप में हो और SC, ST का चाहे विधानसभा है चाहे लोकसभा है, वहाँ जो उनकी सीटें रिजर्व है उसके लिए आरक्षण का यहाँ प्रावधान है। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 104वां संवैधानिक संशोधन करके SC, ST के लिए तो ये 10 वर्षों के लिए आरक्षण बढ़ा दिया है, 10 वर्षों के लिए, जो कि 2020 में खत्म हो रहा था, अब 10 वर्ष बढ़ाकर 2030 कर दिया है। तो अब SC, ST को 2030 तक रिजर्वेशन मिलेगा। 80 वर्ष हो गया है, पहले 70 वर्ष लिखा था यहाँ, अब 80 वर्ष हो गया है। संविधान के अनुच्छेद 334 में 70 वर्ष के स्थान पर अब 10 वर्ष बढ़ाते हुए 80 वर्ष कर दिया है।
वहीं एंग्लो इंडियन के जो मनोनयन की बात थी उसे ड्रॉप कर दिया गया है, उसे नहीं बढ़ाया गया है। इसका मतलब जब इस बात को इस अमेंडमेंट में नहीं रखा गया, नहीं बढ़ाया गया, तो ये मान लीजिए कि अब एंग्लो इंडियन का मनोनयन जो है वो संवैधानिक बाध्यता नहीं है। अब 334 के अनुसार एंग्लो इंडियन का मनोनयन करना जरूरी नहीं है। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि अनुच्छेद जो 80 है, उस अनुच्छेद 80 में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य इन क्षेत्रों से जो हैं वो 12 सदस्यों का वो मनोनयन कर सकते हैं। तो जो विभूतियां हैं एक प्रकार से भारत में जिन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उनके अनुभवों का लाभ लेने के लिए राष्ट्रपति उच्च सदन राज्यसभा में ये मनोनयन करवाते हैं और मनोनयन की फाइल उनके पास गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार होकर आती है। गृह मंत्रालय जिस नाम पर मोहर लगा देता है उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। ये राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति नहीं है। इसके उपरांत हम बात करते हैं एंग्लो इंडियन जिनका मनोनयन किया जाता था पहले, तो इसका उल्लेख अनुच्छेद 331 में था और 331 में ये लिखा था कि 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाएगा लोकसभा में और 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाएगा कहाँ पर? विधानसभा में। लेकिन उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर अगर कोई एंग्लो इंडियन चुनाव जीतकर आ जाता है तो उसका मनोनयन फिर नहीं किया जाएगा। अब एंग्लो इंडियन होते कौन है, इसकी परिभाषा संविधान में अनुच्छेद 366 में दी गई थी, अभी भी है। ऐसे व्यक्ति जिनकी पितृ परंपरा यूरोपीय मूल की होगी, ऐसे व्यक्ति जो यूरोपीय मूल से जुड़े हुए होंगे, पितृ परंपरा यूरोपीय उद्भव की होगी और माता भारतीय हो, ऐसी उत्पत्ति या ऐसी संतति एंग्लो इंडियन कहलाएगी। एंग्लो इंडियन जो है, आपको एक बहुत महत्वपूर्ण नाम अगर ध्यान हो तो फ्रैंक जे एंथनी जो संविधान सभा के सदस्य भी थे और इन्होंने एंग्लो इंडियंस के लिए बहुत कार्य किए हैं और इन्हें लोकसभा में 7 बार मनोनीत किया गया। शुरुआत से लेकर 7 बार लगातार फ्रैंक जे एंथनी मनोनीत होते रहे हैं एंग्लो इंडियन के रूप में और बहुत महत्वपूर्ण नाम है एंग्लो इंडियंस में फ्रैंक जे एंथनी का। तो मनोनयन जो है वो गृह मंत्रालय की द्वारा तैयार फाइल जिस पर राष्ट्रपति मोहर लगा देते हैं। राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन किया जाता था। 104वां संवैधानिक संशोधन 2020 में अब अनुच्छेद 334 में 334 में जब संशोधन हो गया है तो हम यूं मान के चलें अब कभी एंग्लो इंडियन का मनोनयन नहीं किया जाएगा। अब विधायी शक्तियों में अगली शक्ति की हम बात करें, जब एंग्लो इंडियंस की हमने बात कर ली तो हम अब बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न आ जाता है, हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 108 की। अनुच्छेद 108 के तहत है संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक मान लीजिए किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए। साधारण विधेयक है वह लोकसभा और राज्यसभा में आपको पता है कि पृथक पृथक पारित होना चाहिए और आपको ये भी जानकारी है कि दूसरा सदन अधिकतम कितने माह का? 6 माह का विलंब कर सकता है। मान लीजिए कोई राज्यसभा से पारित होकर आया मामला साधारण विधेयक का, तो लोकसभा 6 माह का विलंब कर सकती है और 6 माह का विलंब अगर लोकसभा कर दे और फिर भी पारित ना करे, अब इसे दोनों सदनों के मध्य गतिरोध माना जाएगा। अब गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा एम्बुलेंस 108 बुलाई जाएगी। मैं याद करने के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ भी, कोई एक प्रकार से गतिरोध हो जाता है या यूँ मान लीजिए कोई आपात स्थिति आ जाती है तो हम एम्बुलेंस बुलाते हैं और एम्बुलेंस 108। तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जॉइंट सीटिंग का प्रावधान करेंगे, संयुक्त बैठक का प्रावधान करेंगे। संयुक्त बैठक में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य उपस्थित होंगे। उपस्थित एवं मतदान में जो भाग लेने वाले सदस्य हैं उनका 50% प्लस 1 के साधारण बहुमत से वह विधेयक पारित करवाया जा सकता है। मतलब मतदान में उपस्थित एवं भाग लेने वालों में से अगर आधे से 1 अधिक सदस्य साधारण विधेयक के पक्ष में हैं तो वह साधारण विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है।
लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अगर लोकसभा अध्यक्ष पद पर नहीं है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं इसलिए वो नहीं करेंगे, तो राज्यसभा के उपसभापति। सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, फिर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के सभापति। इस प्रकार से यहाँ संयुक्त बैठक की अध्यक्षता होती है और जो इसमें प्रक्रिया या नियमावली होती है वो लोकसभा में जो कार्य संचालन के नियम हैं उन्हीं संचालन के नियमों के आधार पर जॉइंट सिटिंग की कार्यवाही करवाई जाती है। अब हम बात करें अनुच्छेद 123 जिसकी मैं बात कर रहा था बारंबार। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति की विधायी शक्ति अध्यादेश जारी करना। अब अध्यादेश जो है वो क्या है, ये राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण विधायी शक्ति मानी जाती है। लेकिन यहाँ बात ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति की यह शक्ति संसद की समानांतर शक्ति नहीं है, समानांतर शक्ति नहीं है। इसका मतलब जब संसद सत्र में है या संसद जब कानून बना सकती है ऐसी स्थिति में अध्यादेश जारी नहीं हो सकता, अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। एक कूपर वर्सेस भारत सरकार का मामला था, यूनियन ऑफ इंडिया का मामला था 1970 का। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था अगर अध्यादेश असद्भावनापूर्ण है तो अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। तो क्या अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? हाँ, हो सकती है। कूपर जो है, कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मामले 1970 में ये निर्णय दिया गया था भी अगर संसद अस्तित्व में है या यूं मान लीजिए संसद जो है वहां से विधेयक पारित नहीं हो पाया तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर दें, तो ये जो है वो गलत अवधारणा हो जाती है। ये शक्ति इसलिए दी गई थी राष्ट्रपति को, मान लीजिए कि संसद का सत्र नहीं चल रहा या उसे बुलाया जाना संभव भी नहीं है। जैसे वर्तमान स्थिति देख लें, कोरोना है, कोरोना के कारण जो है संसद की बैठक आयोजित नहीं हो सकती है या सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई इमरजेंसी, ये इमरजेंसी है और आवश्यकता पड़ जाए किसी कानून को बनाने की, अब इस स्थिति में अध्यादेश जारी करना संविधान सम्मत होगा। तो संविधान ने यह शक्ति राष्ट्रपति को इसलिए दी कि किसी तुरंत कार्रवाई की स्थिति में कानून बनाया जा सके, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हुआ है कई बार और श्रीमती गांधी के समय इसका दुरुपयोग काफ़ी बार देखा गया है। तो अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश जारी कर देने के उपरांत अध्यादेश की वही शक्ति होती है जो संसद द्वारा पारित कानून की होती है। तो यहाँ पर अध्यादेश जो है स्थायी कानून नहीं होता। अध्यादेश जो है वो संसद सत्र प्रारंभ होने के, संसद सत्र प्रारंभ होने के, प्रारंभ हो गया है होने के 6 सप्ताह तक, 6 सप्ताह, ध्यान रखना है 6 माह नहीं है, 6 सप्ताह, वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 सप्ताह तक वह अस्तित्व में रह सकता है। अगर संसद ने 6 सप्ताह से पहले ही उस पर अपना अनुमोदन दे दिया है, संसद ने 6 सप्ताह से पहले अगर संसद ने अनुमोदन दे दिया है तो वह स्थायी कानून बन जाएगा। और अगर संसद 6 सप्ताह से पहले उस अध्यादेश को निरस्त कर देती है तो वह समाप्त हो जाएगा। और अगर 6 सप्ताह तक कोई कार्य नहीं करती, कोई एक्शन नहीं लेती तो 6 सप्ताह के बाद में स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अध्यादेश जो है वो संसद की समानांतर शक्ति नहीं है। संसद जब अनुपस्थित है, संसद कार्य में नहीं है, तब जाकर वह अध्यादेश जारी हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से आपने राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों को पढ़ा और सुना। अब तीसरी शक्ति है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। अब देखिए राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में जब हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना ये राष्ट्रपति का काम है। हम इसका विस्तार से व्याख्या करेंगे जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे। 124 और अनुच्छेद 217 के अंतर्गत जो है 124 में सुप्रीम कोर्ट, 217 में हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। हालांकि कॉलेजियम मंडल की सिफारिश पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। इसकी विस्तार से चर्चा हम न्यायपालिका वाले अध्याय में करेंगे। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है। उसके बाद में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है। क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है।
राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिसे सज़ा दे दी गई उसे क्षमादान देना, सज़ा को माफ़ करना या उसको कम करना या उस सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन कर देना। जैसे मृत्युदंड दे दिया तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया, है ना। सश्रम कारावास दिया, उसे सामान्य कारावास में बदल दिया। इस प्रकार से सज़ा में परिवर्तन, सज़ा को पूर्ण माफ़ कर देना, सज़ा को कम कर देना, ये क्षमादान का दायरा है राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति कब और किन मामलों में क्षमादान कर सकते हैं? नंबर 1, संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति या यूं मैं कहूं सामान्य भाषा में संघ सूची पर जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों का उल्लंघन करने पर जो सजा दी गई है उस सजा में क्षमादान देना। संघ सूची या संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार जहां तक है, उन कानूनों में या उन कानूनों का उल्लंघन करने पर अगर कोई दंड दिया गया है तो उसको क्षमादान देना राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में है, अनुच्छेद 72 के तहत। नंबर 2, मृत्यु दंड को क्षमादान देना। अब मृत्यु दंड को जो क्षमादान देना है वो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करेगा, मृत्युदंड को क्षमादान करना। तो नंबर 3 पर है सैन्य न्यायालय। अगर सैन्य न्यायालय ने कोई दंड दिया है तो सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमादान देना राष्ट्रपति का न्यायिक क्षेत्राधिकार है, या यूं कह लीजिए न्यायिक शक्ति है। तो पहली न्यायिक शक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को या यूं मान लीजिए मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ दिलाना। मुख्य न्यायाधीश को पद की शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान करना, क्षमादान में संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार क्षेत्र तक, मृत्युदंड वाले मामलों में और सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित मामलों में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। और इसके उपरांत राष्ट्रपति की अंतिम जो न्यायिक शक्ति है वो है अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143। इसके तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किसी संवैधानिक मामले में सलाह, परामर्श मांग सकते हैं राष्ट्रपति। परामर्श लेना, अब परामर्श सुप्रीम कोर्ट से लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से। मान लीजिए ऐसा कोई प्रश्न उठ गया और ऐसे प्रश्नों पर जिस पर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान की व्याख्या करता है, तो सुप्रीम कोर्ट से अगर राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगी गई है या सलाह चाही गई है, ये कोई बाध्यता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट उस मामले में सलाह दे ही दे। अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे देते हैं तो वो सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं है। ये केवल ऐसी परिस्थितियों के लिए है जब, जैसे एक उदाहरण मैंने आपको प्रस्तावना में बताया था 1960 में बेरूबारी मामला। अब बेरूबारी जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान को देने की जब बात थी, तब ये सलाह मांगी गई राष्ट्रपति द्वारा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संविधान में संशोधन के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। तो जब किसी मामले में समझ ना आए तो ऐसे मामलों में राष्ट्रपति द्वारा संघ सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जा सकती है। तो इस प्रकार से न्यायिक शक्तियां राष्ट्रपति की हैं। और इसके उपरांत राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। अब राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय शक्ति है धन विधेयक और वित्त विधेयक। ये जो विधेयक हैं इनकी विस्तार से चर्चा मैं संसद वाले टॉपिक में करूंगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखना, धन विधेयक और वित्त विधेयक अगर लोकसभा में ये प्रस्तुत होते हैं, लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति से अनुमति नहीं ली गई है तो यह संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। धन विधेयक एवं वित्त विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही लोकसभा में रखे जाते हैं। उसके बाद में एक अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन, अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन। अब वित्त आयोग का गठन कौन करते हैं? राष्ट्रपति। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग YV रेड्डी की अध्यक्षता में गठित है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय बंटवारे को लेकर वित्त आयोग का गठन करते हैं और वित्त आयोग अपनी सिफारिशें राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति उसे संसद पटल पर रखवाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा SC, ST, OBC, कैग, वित्त आयोग, इन आयोगों की रिपोर्टों को रखवाया जाता है। तो इस प्रकार से वित्त आयोग का गठन करके राष्ट्रपति फाइनेंशियल पावर के रूप में केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय बंटवारे को
करवाते हैं या ध्यान में रखते हैं। अब इसके उपरांत अनुच्छेद 267 में एक आकस्मिक निधि का प्रावधान किया गया है। आकस्मिक निधि यहाँ इससे तात्पर्य है कि राष्ट्रपति के सामने आकस्मिक कोई परिस्थिति आ जाए, बाढ़, अकाल, भूकंप, कोई प्राकृतिक या मानवीय आपदा, तो एक निश्चित धनराशि आकस्मिक निधि में होती है जिसे राष्ट्रपति खर्च कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इसे पीड़ितों के पक्ष में खर्च किया जा सकता है और राष्ट्रपति को केवल इस खर्च का ब्यौरा सदन में देना होता है, लेकिन इस खर्च के ब्यौरे पर मतदान नहीं हो सकता। राष्ट्रपति से ये नहीं पूछा जा सकता कि आपने खर्चा क्यों किया और कहाँ किया। राष्ट्रपति केवल खर्च का एक सामान्य ब्यौरा बनाकर लोकसभा में रखवा देंगे और उस पर लोकसभा में चर्चा हो सकती है, लेकिन मतदान नहीं होगा। इसका मतलब आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, लेकिन राष्ट्रपति इसे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह पर ही खर्च करते हैं। तो इस प्रकार से जो एक हमने राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किया, आप सामान्यतः विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से शक्तियों को समझने में सफल रहे होंगे। और अगर आप पुनः एक बार इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप लिखते रहें साथ साथ में, अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ है, क्या बात है, उनको लिखें और समस्या आने पर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।